नमस्कार दोस्तों। तो फास्ट ट्रैक एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं देवेंद्र सर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, वर्तमान में हम सभी उच्च शिक्षा से संबंधित भारत की जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, महत्वपूर्ण संगठन हैं शिक्षा से जुड़े हुए, उनकी चर्चा कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं और संगठनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश कि अब तक यदि आपने एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा जो प्रयास है वो पहुंच सके और अधिक से अधिक जो हमारे साथी हैं वो हमारी इस प्रयास से लाभान्वित हो सके। तो चलिए गाइस, आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में जो हम पहली संस्था के बारे में चर्चा करेंगे, उस संस्था का नाम है नाइपा। कुछ समय पहले इस संस्था को न्यूपा के नाम से भी जाना जाता था। तो बहुत सारे विद्यार्थी इसको न्यूपा के रूप में भी जानते होंगे। तो न्यूपा, जिसे आज हम नाइपा कह रहे हैं, उसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। नाइपा अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान। अब ये है क्या, यानी नाइपा कौन सी संस्था है भारत की और इसका शिक्षा के किस पहलू से संबंध है। पहली चीज तो अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो नाइपा भारत की क्या है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यूजीसी से एफिलेटेड। लेकिन ये केवल एक डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। तो फिर इस डीम्ड यूनिवर्सिटी की चर्चा क्यों करी जा रही है, या हमसे क्यों हम लोग इसकी चर्चा करने जा रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि ये केवल और केवल एक सामान्य डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान जरूर किया गया है, लेकिन इसके अतिरिक्त ये संस्था कुछ विशेष महत्व रखती है भारत की शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में, अपितु पूरे जो है वो विश्व की शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में भी इसका योगदान है। क्योंकि एक तरीके से ये भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी कहा जा सकता है एशियन रीजन का। तो अगर हम इस संस्था के बारे में बात करें तो दो बातें आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। पहली बात तो ये संस्था क्या है, वर्क एज डीम्ड यूनिवर्सिटी। वर्क एज डीम्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो भारत में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में काम करती है इन इंडिया, इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सेक्टर। तो भारत में शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाली, यानी इस विश्वविद्यालय का जो कार्य क्षेत्र है वो है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। हमने पहले जब चर्चा की थी डीम्ड यूनिवर्सिटी की, तो ये बात यूजीसी में जब हमने टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी का जिक्र किया था तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं उनका जो है वो एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है। जितने भी मानद विश्वविद्यालय हैं वो किसी एक विषय विशेष के क्षेत्र में ही कार्य करते हैं। ठीक उसी कड़ी में जो नाइपा है वो शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाला भारत का एक राष्ट्रीय स्तर का मानद विश्वविद्यालय है। लेकिन नाइपा के बारे में केवल इतना ही जानना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमने कहा कि ये केवल और केवल एक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक डीम्ड यूनिवर्सिटी लेवल का ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, बल्कि इसकी महत्व इसलिए है क्योंकि इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है वो जानना जरूरी है। इट इज यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम यूनेस्को अर्थात जो शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूनेस्को
रीजनल सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। ये इसके महत्व के पीछे का जो है वो पृष्ठभूमि, अर्थात ये है क्या, यूनेस्को का क्षेत्रीय कार्यालय है। चूंकि यूनेस्को को हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं, जिसका मुख्यालय पेरिस में है और जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1946 में हुआ। 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो 1946 में उसके एक अंग के रूप में यूनेस्को की स्थापना हुई और यूनेस्को पेरिस में स्थित शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो चूंकि जब पेरिस में इसकी स्थापना हुई तो फिर यूनेस्को ने पूरे जितने भी महाद्वीप है, हर महाद्वीप में इसने अपने रीजनल सेंटर्स ओपन किए पूरे विश्व में कार्य करने की दिशा में। तो उसी कड़ी में यूनेस्को ने नई दिल्ली में अपना जो एशियन रीजन का जो सेंटर है तो उसको ओपन किया। तो एक तरीके से ये एशियन सेंटर ऑफ एशियन रीजनल सेंटर ऑफ यूनेस्को फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च था। और इसकी स्थापना जब होती है तो वो 1962 में होती है। फिर ये एक लंबी यात्रा इस संगठन ने तय की है और आज ये नाइपा के रूप में एज ए डीम्ड यूनिवर्सिटी वर्क कर रहा है शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र में। लेकिन इसके पीछे दो संस्थाएं, यानी दो बातें आपको ध्यान में रखनी है जब भी हम न्यूपा या नाइपा के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात यह याद कि भारत में शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक मानद स्तर का विश्वविद्यालय है। प्रारंभ में इसको मानद विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं गया, 2006 में मिला उसको दर्जा। वो अभी हम इसके गठन पृष्ठभूमि के बारे में जब पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि ये यूनेस्को का एशियन रीजनल सेंटर फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च है, अर्थात शिक्षा एवं शोध का यूनेस्को का ये एशिया का जो है वो क्षेत्रीय कार्यालय था। अब हम इसके अगर गठन के बारे में बात करें तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ, जो इसकी स्थापना हुई, स्थापना होती है 1962 में। इसका जो हेड ऑफिस है, यानी ये संस्थान नई दिल्ली में है। इसका जो एफिलिएशन है वो है यूजीसी से, और कैसा है, एज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो पेरेंटल बॉडी इसकी यूजीसी है एज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, और इसका जो पेरेंटल बॉडी है वो है यूनेस्को, अर्थात इसका संबंध यूनेस्को से भी है और इसीलिए इसमें पूरे एशिया के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। तो यहाँ पर ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि 1962 में इस संस्थान की स्थापना होती है। ये संस्थान नई दिल्ली में कार्य कर रहा है और ये यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड, यूजीसी से एफिलिएटेड डीम्ड यूनिवर्सिटी लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका जो संबंध है वो है यूनेस्को से, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल डेवलपमेंट के संदर्भ में। अब अगर हम इसकी थोड़ी से पृष्ठभूमि की चर्चा करें, इसके गठन की जो जर्नी है उसके बारे में चर्चा करें तो काफी लंबी जर्नी इस संगठन ने तय की है। तो अगर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड हम देखें तो 1962 से शुरू होकर के 2018 तक का इसका जो है वो गठन चक्र है। तो अगर हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड देखें तो उसकी शुरुआत जो होती है वो होती है 1962 से। अब 1962 में क्या होता है, इन 1962 ये काम करता है रीजनल सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च
ऑफ यूनेस्को, ये चर्चा भी हम लोगों ने की। ठीक इसके बाद इन 1965 यानी 3 साल बाद ही इसको हम कह देते हैं रीनेम्ड, इसका नामकरण जो है वो कर दिया जाता है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अर्थात इसका नाम हो जाता है AIEPA। फिर कुछ समय बाद यानी 1973 में इसका जो नाम होता है रीनेम्ड एज नेशनल स्टाफ कॉलेज। 1973 में इस संस्था का नाम नेशनल स्टाफ कॉलेज कर दिया जाता है। फिर कुछ समय बाद यानी इन 1979 once again renamed as नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो अभी वर्तमान में नाम है, और ये नाम काफी दिन चलता है। देन इन 2006 renamed as न्यूपा, यानी वही नेशनल यूनिवर्सिटी एंड गिव एफिलिएशन ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी। यानी 2006 में फिर से इसका नाम जो है इसका नाम बदला जाता है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन से नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय कर दिया जाता है 2006 में। एक बार पुनः 2018 में इसका नाम फिर बदला जाता है, रिनेम्ड एज नाइपा, अर्थात वही जो 1979 में नाम दिया गया था वो नाम फिर से 2018 में रख दिया जाता है इस संस्था का। तो ये एक ऐसी संस्था है भारत में जिसका कई बार नाम बदला 1962 से 2018 तक। तो ये क्या है, यहाँ पर उसको जब विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया डीम्ड यूनिवर्सिटी का, तो आज भी उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा है, लेकिन अब इसके साथ यूनिवर्सिटी शब्द नहीं है बल्कि इसके साथ इंस्टीट्यूट शब्द है। तो ये हमने कहा था कि इस संस्था को बहुत सारे स्टूडेंट न्यूपा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन वर्तमान में इसका नाम नाइपा हो गया है। 2018 में केंद्र सरकार ने अपने अधिकार के तहत इस संस्था के नाम को परिवर्तित एक बार पुनः कर दिया, और जो 1979 में या 1979 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नाम दिया गया था, उस नाम को पुनः जो है इसके साथ जोड़ा गया, लेकिन उसका जो मानद विश्वविद्यालय का दर्जा है उसको बरकरार रखा गया। तो 1962 में ये रीजनल सेंटर के रूप में, यूनेस्को के रीजनल सेंटर के रूप में आया। फिर 1965 में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन बना। 73 में इसको हमने नेशनल स्टाफ कॉलेज कहना शुरू कर दिया। फिर 79 में इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कहा। फिर 2006 से इसको हम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कहने लगे, लेकिन 2018 के बाद पुनः इसे फिर हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से ही संबोधित करने लगे। अब इस संस्था के कार्यों के बारे में बात करें, चूंकि ये संस्था का संबंध केवल भारत से नहीं है बल्कि ये यूनेस्को
की एक जो है ब्रांच के रूप में, यूनेस्को की एक क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में भी काम करता है। तो इसलिए इसका जो कार्यक्षेत्र है वो केवल भारत में तक सीमित नहीं है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। चूंकि पूरे के पूरा जो इसका चूंकि अल्टरनेटिव नेम एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन था, तो इसका मतलब है कि इस संस्थान का जो दायित्व है वो पूरे एशिया में, एशिया क्षेत्र में जो शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का जो विकास है और उसकी जो प्रगति है उसके संदर्भ में जो है वो कार्यों को संचालित करना, उसके संदर्भ में जो है वो शोध कराना आदि आदि कार्य इस संस्था के अंतर्गत आते हैं। तो पहली चीज अगर इसका हम फंक्शन देखें तो फंक्शन जो है, जो एरिया ऑफ फंक्शन है, पहली चीज इसका एरिया ऑफ फंक्शन अगर समझ लें तो वो क्या है, पूरा का पूरा जो साउथ एशिया है, पूरा का पूरा जो साउथ एशिया रीजन है वो है इसके कार्यक्षेत्र में। ठीक, पहली बात। अब पूरे के पूरे जो साउथ एशिया रीजन है या जो दक्षिण एशिया का अनुक्षेत्र है उसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, पूरे के पूरे क्षेत्र में जो है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का विकास, इनोवेशन एंड रिसर्च, एजुकेशनल एडमिन एंड मैनेजमेंट, एजुकेशनल एडमिन एंड मैनेजमेंट। तो उसी समय जो है वो नवाचार करना, शोध कराना। फिर है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम in educational administration and मैनेजमेंट। तो शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के क्षेत्र में तमाम तरह के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन कराना। और एक चूंकि ये विश्वविद्यालय है तो ये विश्वविद्यालय कई तरह के कोर्सेज चलाता है। तो ये जो विश्वविद्यालय है कंडक्ट या एग्जीक्यूट एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम्स इन, बहुत एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम भी ये चलाता है। किन किन सब्जेक्ट्स पर अगर हम बात करें उसमें, तो सबसे पहले ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पर इंडिविजुअली प्रोग्राम चलाता है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एजुकेशनल मैनेजमेंट हो गया, एजुकेशनल लीडरशिप हो गई, एजुकेशनल फाइनेंस हो गया, एजुकेशनल पॉलिसी हो गया, एजुकेशनल पॉलिसी
एडमिनिस्ट्रेशन, तो अगर हम बात करें यहाँ पर एजुकेशनल पॉलिसी, एजुकेशनल यहाँ पर अगर हम कहें तो लीडरशिप हो गया, फाइनेंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पॉलिसी मेकिंग हो गया। अभी अगर हम यहाँ पर और भी जोड़े, क्योंकि जो शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का क्षेत्र है, तो एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, प्लानिंग, हाँ एजुकेशनल प्लानिंग के क्षेत्र में, चूंकि इसके साथ ही प्लानिंग शब्द जुड़ा है, तो ये जो संस्थान है इस विशेष रूप से इन पर जो है अलग अलग जो है वो कार्यक्रम संचालित करता है। अर्थात एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात शैक्षिक प्रशासन पर जो है ये स्वतंत्र रूप से कार्यक्रम चलाता है, शैक्षिक प्रबंधन पर, शैक्षिक नेतृत्व पर, शैक्षिक जो है वित्त पर, शैक्षिक जो है नीतियों पर और शैक्षिक नियोजन पर। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पर, एजुकेशनल मैनेजमेंट पर, एजुकेशनल लीडरशिप पर, एजुकेशनल फाइनेंस पर, एजुकेशनल पॉलिसीज पर, एजुकेशनल प्लानिंग पर जो है ये संस्थान काम करता है पूरे एशिया, दक्षिण एशिया रीजन में, और इस पे संबंधित जो है वो पीएचडी भी इन पर्टिकुलर जो है वो टॉपिक्स पर ये संचालित कराता है। तो भारत में एक राष्ट्रीय महत्व का ये संस्थान है शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र में, जिसमें कई दफा क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो इसके ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, या कहीं ना कहीं इस डीम्ड यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्सेज हैं, और यूजी लेवल के कोर्स संचालित नहीं करता, पीजी लेवल के कोर्सेज हैं जिसमें से एमफिल और पीएचडी है, लेकिन इसके जो कोर्सेज हैं वो किस किस रीजन में होते हैं, तो हमने कहा कि वो जो मेन शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के 5 क्षेत्र हैं, उन 5 क्षेत्रों में शैक्षिक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल लीडरशिप, एजुकेशनल फाइनेंस, एजुकेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशनल प्लानिंग, ये 5 क्षेत्रों पर ही इस संस्थान के जो है वो प्रोग्राम संचालित होते हैं। तो गाइज ये था हमारा नाइपा अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन और उसके कार्य। चूंकि ये यूनेस्को का एक रीजनल साउथ एशिया का रीजनल सेंटर है फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, इसलिए इसका जो इम्पोर्टेंस है वो काफी है, इसलिए इससे संबंधित कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ध्यान रखें कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो दर्जा है वो 2006 में दिया गया, लेकिन ये संस्था 1962 से जो है वो संचालित हो रही है, और 2006 में इसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाने लगा, और 2018 तक ये नाम बरकरार रहा। लेकिन 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका नाम पुनः एक बार परिवर्तित करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया। चलिए गाइस, तो इसके बाद हम एक और संस्था के बारे में जो है वो चर्चा करते हैं, और वो संस्था है बड़ी आजकल चर्चित संस्था है, और उसका नाम है एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो आइए गाइस चर्चा करते हैं एनटीए के बारे में। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी भी कह सकते हैं। अब ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है, तो सभी को पता है कि ये नेशनल लेवल की एक एग्जामिनेशन बॉडी है। अगर हम इसके बारे में कहें तो ये क्या है, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो जो उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थान है
उनकी परीक्षा हेतु गठित की गई ये एक राष्ट्रीय स्तर की जो है वो एक परीक्षा नियामक संस्था है या परीक्षा से संबंधित संस्था है। तो इसका काम जो है केवल एग्जाम कंडक्ट कराना है नेशनल लेवल पर। तो भारत में परीक्षा को लेकर, चूंकि जितने भी संस्थान हैं भारत में जो है परीक्षा प्रणाली में कई सारे दोष थे और परीक्षा जो है वो समय पर नहीं हो पाती थी, ना तो समय पर परिणाम आ पाते थे, ना ही परीक्षाएं का जो चक्र है वो समय पर संचालित होता था। तो चूंकि शिक्षा की प्रगति के लिए पठन पाठन के साथ साथ परीक्षाओं का समय पर जो है आयोजन होना और समय पर परिणाम घोषित होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो उसी कड़ी में बहुत पहले परीक्षा की दिशा में परीक्षा सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर एक परीक्षा से संबंधित एक स्वायत्त जो है वो संस्था बनाने की बात कही गई थी। तो एनटीए क्या है, वही उसी लेवल की यानी एक ऑटोनोमस नेशनल एग्जामिनेशन बॉडी है। तो अगर हम इसको बात कह दें कि अगर इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये है क्या, एक तरीके से ये है ऑटोनोमस एग्जाम बॉडी, बस इतना भी आप कह सकते हैं ऑफ इंडिया। तो वो भी क्या है, एनटीए ही माना जाएगा। अब इस संस्था के गठन और इस संस्था के कार्यों के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारी जानकारी आपके पास है, लेकिन इसके गठन के बारे में अगर बात करें तो 2017 में इसकी स्थापना हुई। तो अभी बहुत लगभग 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं इस संस्था को, लेकिन बहुत तेजी से ये संस्था जो है वो अपना विकास कर रही है और बहुत तेजी से ये संस्था जो है तमाम जो भारत के राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक संस्थान हैं उनकी परीक्षाओं का जो आयोजन जो है वो बड़ी सुगमता से ऑनलाइन मोड पर ये संस्था जो है वो कंडक्ट करा रहे हैं। तो अगर हम इसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करें, इसकी स्थापना के बारे में बात करें, तो इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 2017 में। और एक बात ध्यान रखें, कई दफा इसके जो है कि इसकी स्थापना का रिकमेंडेशन किसने किया था, तो ध्यान रखें कि अगर यहाँ पर इसके रिकमेंडेशंस के बारे में बात की जाए कि सिफारिश किसने की थी इस संस्था के गठन की, तो रिकमेंडेशन किया था NPE 1986 प्लान ऑफ एक्शन ने। ध्यान रखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो प्लान ऑफ एक्शन था उस प्लान ऑफ एक्शन में ही एनटीए के गठन का प्रावधान 1986 में किया गया और 1992 में उसको जो है और जोर दिया गया। लेकिन इतने समय तक ये जो कार्य था वो लटका रहा, लेकिन 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्लान ऑफ एक्शन की उस सिफारिश को जो है वो मूर्त रूप प्रदान किया और एनटीए का गठन किया। इसका जो हेड ऑफिस है वो हेड ऑफिस नोएडा में है। ध्यान रखें, क्योंकि मुख्यालय से संबंधित प्रश्न आ सकता है, क्योंकि अमूमन जितने भी संस्थान हैं सबका मुख्यालय नई दिल्ली है, लेकिन इस संस्था का एनटीए का जो मुख्यालय है वो नोएडा में है। और इसके जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जो है वो है विनीत जोशी जी, 5 साल के लिए बने हैं, जो एक IAS हैं, वो इसके डायरेक्टर हैं। और इसकी जो पेरेंटल बॉडी है, पेरेंटल बॉडी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर एनटीए के बारे में जो परीक्षा में पूछी जा सकती है कि एनटीए का गठन कब हुआ, तो एनटीए का गठन हुआ 2017 में। एनटीए का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ? एनटीए का गठन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्लान ऑफ एक्शंस के द्वारा हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसके वर्तमान में जो डायरेक्टर, इसके प्रथम और वर्तमान डायरेक्टर कौन है? ध्यान रखें कि जो विनीत जोशी हैं ये इसके फर्स्ट डायरेक्टर भी हैं, यानी 2017 से ये डायरेक्टर हैं और अगले 5 वर्ष तक यानी 2022 तक ये डायरेक्टर रहेंगे। तो 5 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की गई। तो यहाँ पर इनके डायरेक्टर के बारे में जो है विनीत जोशी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये निवर्तमान भी हैं और ये पहले भी हैं। तो प्रश्न घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि एनटीए के फर्स्ट डायरेक्टर कौन है। जैसे कई बार यूजीसी के फर्स्ट चेयरमैन कौन है, तो स्वतंत्र स्वरूप भटनागर हैं।
तो इसी तरीके से यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि एनटीए के फर्स्ट डायरेक्टर कौन है, तो विनोद जोशी हैं। और ये न केवल फर्स्ट है बल्कि निवर्तमान भी हैं, अभी भी हैं, क्योंकि एनटीए का जो डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, उसका जो ड्यूरेशन होगा, उसका जो कार्यकाल होगा, वो 5 वर्ष के लिए होगा। और इसकी जो अभिभावक संस्था है वो मानव जो है शिक्षा मंत्रालय है। अब बात करते हैं कि एनटीए काम क्या करती है। चूंकि ये एक एग्जामिनेशन बॉडी है और नेशनल लेवल पर हायर एजुकेशन से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम को कंडक्ट कराना इस संस्था की ही जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर हम बात करें कि ये संस्था कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो प्रमुख रूप से अभी दिन प्रतिदिन इसके जो है कार्य हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो इसके कार्यों की सूची में है उनकी अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले इसका मतलब ऑल नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम ऑफ हायर लर्निंग, उच्च अधिगम से संबंधित जितने भी प्रवेश परीक्षाएं यानी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनको कंडक्ट कराना। अगर हम उसमें से हम बात करें तो चाहे वो जेईई मेंस हो जो अभी इस समय काफी चर्चा में है, नीट एग्जाम हो मेडिकल का, ये इंजीनियरिंग का है, नीट यूजी हो, इसके अलावा यूजीसी नेट एग्जाम हो, सीएसआईआर नेट एग्जाम हो, आईसीएआर नेट एग्जाम हो, सीमैट एग्जाम हो, जीसैट एग्जाम हो, तो तमाम ये जो क्या है, ये राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, ये प्रवेश परीक्षाएं हैं। तमाम तरह के जो है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उनको कंडक्ट कराना। धीरे धीरे इसके कार्यों का विस्तार हो रहा है। कुछ समय बाद जो है वो राज्य स्तरीय परीक्षाएं भी ये संस्था आयोजित कराएगी, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कह रही है उसमें स्टेट लेवल के एग्जाम भी जो है वो कंडक्ट कराने की बात एनटीए के थ्रू की गई है। तमाम तरह के जो यूजीसी रिफ्रेशर कोर्सेज चलाती है, उन रिफ्रेशर कोर्सेज का भी जो एग्ज़ाम है वो एनटीए कंडक्ट कराएगा। तो चाहे वो तमाम तरह के रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हो, तमाम तरह के जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, तमाम तरह के एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम हो, तो भारत में अखिल भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा से जुड़े हुए जितनी भी परीक्षाएं होंगी उन परीक्षाओं के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, लेकिन जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम होंगे, चाहे वो प्रवेश परीक्षाएं हों, चाहे वो योग्यता परीक्षण हो, चाहे उसके फाइनल एग्जामिनेशन की बात हो, तो हम धीरे धीरे जो है इसका दायरा जो है वो बढ़ाया जा रहा है और धीरे धीरे जो है इसके दायरे में बहुत सारी जो है वो राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ राज्य स्तरीय परीक्षाएं भी हमको देखने को तो मिलेंगी। क्योंकि अभी ये शैशवावस्था में है संस्था और अभी इसको कुछ ही वर्ष बीते हैं काम करते हुए, तो इसलिए अभी इस संस्था के कार्यों का जो दायरा वो बहुत व्यापक नहीं होने पाया है। लेकिन आने वाले दशकों में, आने वाले 5 से 10 वर्षों में ये संस्था एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करेगी और ये जो एग्ज़ाम कराती है वो ऑनलाइन मोड पर कराती है, जिससे समय पर जो है वो परीक्षाएं संपादित होती हैं, ट्रांसपेरेंसीज आती है, करप्शन जो है वो रिड्यूस हुआ इस संस्था को। इस संस्था के आने से बहुत सारे जो है वो लाभ हुए। एक तो अनावश्यक विलंब जो है वो समाप्त हुआ, भ्रष्टाचार कम हुआ, पारदर्शिता बढ़ी और जल्दी से जल्दी जो है रिजल्ट्स हुए, एग्जामिनेशन साइकिल जो है वो प्रॉपर जो है पटरी पर आई। तो बहुत सारे संस्था के फायदे हमें अभी कुछ ही वर्षों में जो है वो देखने को मिलने लगे। लेकिन धीरे धीरे इस संस्था का जो लाभ है वो भारत के का जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है उसको डेफिनेटली मिलेगा। तो आने वाले समय में ये भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था के रूप में जो है अपनी पहचान को बनाने वाली है ये संस्था। चलिए गाइस, तो इसके बाद हम एक और संस्था के बारे में भी चर्चा करते हैं और वो संस्था है
CABE, यानी हम इसको कहते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CAB या कैब भी कहीं कहीं किसको कहा जाता है, यानी इसको हम कहते हैं केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण जो है ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत महत्वपूर्ण एक संस्था है भारत में शिक्षा की। है क्या, सबसे पहले यही जान लेते हैं। इट इज अ हाईएस्ट लेवल एडवाइजरी body of central government and state government in educational matters। तो एक तरीके से ये थिंक टैंक भी है, एक तरीके से अगर हम इसको कहें कि थिंक टैंक एडवाइजरी टैंक ऑफ इंडिया फॉर एजुकेशन। तो कैब है क्या, यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है क्या। भारत में चूंकि शिक्षा के बारे में जो दो संस्थाएं हैं, अभी तक जब आप बात करते थे तो आपके मन में एक तो MHRD का नाम आता था, जिसे हम आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, ये नाम आता। अगर भारत में एजुकेशन के लेकर के बात की जाए तो केंद्र सरकार के स्तर पर शिक्षा मंत्रालय और राज्य स्तर पर भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय ही। लेकिन जो कैब है वो इसके पैरेलल है। कैब जो है इसके पैरेलल है। कैब यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड MHRD का कोई पार्ट नहीं है। MHRD भी क्या है, MHRD जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का काम करती है। अगर हम शिक्षा मंत्रालय का काम करें तो उसका शैक्षिक प्रशासन, प्रबंधन और नियोजन का काम, एजुकेशनल प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है। लेकिन एडवाइज करने की जब बारी आती है तो एडवाइज, इसको भी प्लानिंग, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इस संस्था का जो नाम है वो पहले नंबर पर है और ये दूसरे नंबर पर, ध्यान रखें। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वही करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या करेगी, जब उसको सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कोई सजेशन देता है। तो ये दोनों संस्थाएं यानी एक गाड़ी के दो पहिए की तरह। अगर हम भारत के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो भारत के एजुकेशन सिस्टम के दो व्हील हैं। एक व्हील MHRD या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है और दूसरा जो व्हील है वो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये संस्था मानव जो शिक्षा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसके समानांतर है और उससे भी ऊपर है, सर्वोपरि है। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी सलाह, चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को सलाह देने का मतलब है केंद्र सरकार को सलाह देना। तो चूंकि ये एडवाइजरी बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है और यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो ये उसके ऊपर की संस्था है। लेकिन इस संस्था का काम, इसका अधिकार क्या है, केवल सलाह मशविरा देना, राय देना कि किस तरह के शैक्षिक जो है एजुकेशनल प्लानिंग की जाए, किस तरह का एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, किस स्तर का एजुकेशनल मैनेजमेंट रखा जाए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैब की क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। तो ये है क्या,
ये भारत में एक हाईएस्ट लेवल की यानी सर्वोच्च स्तर की एक सलाहकार निकाय है, एक सलाहकार संस्था है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को शैक्षिक मामलों में मशवरा देने के लिए तो एक मशवरा संस्थान है, और ये मशवरा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी देती है, इंडियन गवर्नमेंट और राज्य स्तरीय जो शिक्षा मंत्रालय होते हैं उनको भी देती है। अब इस संस्था के अगर हम गठन के बारे में बात करें और वर्तमान में इसके अस्तित्व के बारे में चर्चा करें तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से याद रखनी है आपको। लेकिन जब भी आपको कैब के बारे में पूछा जाए तो आप कहेंगे कि अगर कैब के बारे में अगर हम पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये एजुकेशन ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, कि अगर ये एजुकेशन ऑफ इंडिया भारत की शिक्षा है, तो इसका जो राइट हैंड है वो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और जो इसका लेफ्ट हैंड है तो ये इसका राइट हैंड है, और जो लेफ्ट हैंड है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये इसका लेफ्ट हैंड है। आपको ध्यान में रखना। तो ये दोनों पहिए से भारत का जो है शिक्षा जो व्यवस्था है, भारत का जो शिक्षा तंत्र है वो आगे बढ़ता है। तो इसका जो महत्व है, चूंकि राइट हैंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन लेफ्ट हैंड, इससे आप अंदाजा लगे कि ये इससे ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि ये क्या करेगी, कहीं ना कहीं उसका जो स्रोत होता है वो क्या भी होता है, शैक्षिक संदर्भ। अब इतनी महत्वपूर्ण संस्था, तो एक बात का ध्यान रखें, कभी भी एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का कोई संबंध है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, तो बिल्कुल भी। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक समानांतर सरकार के समानांतर संगठन के रूप में, शिक्षा मंत्रालय के एक समानांतर संगठन के रूप में जो है वो कार्य करती है, और बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसको राइट होता है यहाँ पर एडवाइज करने का। अब अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशंस या इसके एस्टैब्लिशमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो काफी पुरानी ये संस्था है, और जो है बिफोर द इंडिपेंडेंस इस संस्था का जो है वो एस्टैब्लिशमेंट होता है। तो कार्य केवल इसका एडवाइस करना है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का, लेकिन इसकी स्थापना के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। तो इस संस्था की जो स्थापना हुई वो स्थापना हुई 1920 में, 1920 में ये संस्था जो है स्टैब्लिश की जाती है। और इस संस्था को स्टैब्लिश करने की रिकमेंडेशन किसने की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जो सिफारिश की गई वो सिफारिश की गई सैडलर कमीशन के द्वारा। सैडलर कमीशन 1917 में, जिसे हम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कहते हैं। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने तत्कालीन, चूंकि ये कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग, जो लीड्स विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे सैडलर महोदय, उनकी अध्यक्षता में कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन बना, और उसी कारण उसको हम सैडलर कमीशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसको दूसरे नाम से भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर इसको कोलकाता कमीशन भी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जा सकता है, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि सैडलर कमीशन और कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन सेम ही चीज है। तो उसने भारत में उच्च शिक्षा में शैक्षिक सुधारों हेतु एक सलाहकार निकाय के बारे में सिफारिश की थी, और उसी सिफारिश के फलस्वरूप तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 1920 में एक जो है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की। लेकिन अब 1920 में स्थापित हो जाती है, लेकिन फिर क्या होता है, 1923 में ये संस्था जो है वो डिसॉल्व कर दी जाती है, यानी समाप्त कर दी जाती है। डिसॉल्व ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। यहां पर दो बातें ध्यान रखनी है। 1920 में स्थापित होती है और स्थापना की सिफारिश की है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग ने, लेकिन 1923 में 3 वर्ष बाद ही आर्थिक संकट के कारण यह संस्था क्या है, समाप्त कर दी जाती है। लेकिन फिर 1934 में यह संस्था फिर क्या हो जाती है, फिर से रीस्टार्ट की जाती है, रीस्टार्ट की जाती है। और कब तक, टिल
1994 तक ये संस्था चलती है। फिर 1994 में फिर इसको क्या कर दिया जाता है, एबॉलिश कर दिया जाता है। एबॉलिश का मतलब है समाप्त कर दिया जाता है। फिर इसको 1934 में संस्था फिर चलती है, 1994 तक चलती है। 1994 में फिर केंद्र सरकार ने इसको समाप्त कर दिया, लेकिन फिर 2004 से ये फिर से क्या होती है, रिस्टार्ट की जाती एंड वर्क टिल प्रेजेंट, और अभी तक यानी वर्तमान में भी ये संस्था काम कर रही है। तो इसके बारे में कुछ बातें और भी ध्यान में रखनी, केवल 1920 नहीं ध्यान में रखना है। 1920 में ये संस्था बनती है सैडलर आयोग की सिफारिश पर, लेकिन 3 वर्ष बाद ही इस संस्था को समाप्त कर दिया जाता आर्थिक संकट के कारण, क्योंकि संस्था के जो सदस्य होते थे उनको पेमेंट या उनको चूंकि तमाम तरह की उन पर लाइबिलिटी क्रिएट होती है, इसलिए उस लाइबिलिटी के कारण, पेमेंट के कारण इस संस्था को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन 1934 में फिर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार इसको संचालित करती है, इसको फिर से रिस्टार्ट करती है, और फिर काफी समय तक 1994 तक ये संस्था बनी रहती है। लेकिन 1994 में फिर जो है संस्था को एबॉलिश किया जाता है या डिसॉल्व किया जाता है। डिसॉल्व एंड एबॉलिश का मतलब सेम है, इसको समाप्त किया जाता है। लेकिन 2004 में फिर से जब केंद्र सरकार ने इसको फिर से स्टार्ट किया, और ये अब तक जो है ये संस्था अभी तक जो है वो वर्तमान में भी चल रही है और एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम कर रही है। और अभी भी आपने जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पढ़ा होगा तो उसमें कई दफा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का जो है वो जिक्र आया है। तो कई दफा इसकी स्थापना को लेकर के प्रश्न आता है, इसके गठन की सिफारिश को लेकर के प्रश्न आता है, और कई दफा इसकी जो ये संस्था समाप्त होती है, क्योंकि यही एक ऐसी संस्था है जिसको कई दफा बंद किया जाता है फिर प्रारंभ किया जाता है, बंद किया जाता है प्रारंभ किया जाता है। तो कम से कम 2 बार ये संस्था बंद हो चुकी है, 1923 में और 1994 में। लेकिन वर्तमान में भी ये संस्था अभी भी चल रही है और शिक्षा मंत्रालय के समानांतर ये संस्था काम करती है, उसके एक सहायक अंग के रूप में नहीं। चलिए गाइस, तो इसके बाद हम एक और संस्था के बारे में चर्चा करते हैं। शिक्षा से जुड़ी हुई वो संस्था है, संगठन है, और उसका नाम है AIU। कई दफा इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। AIU अर्थात इसको हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज क्या है, या इसको हम हिंदी में कहते हैं भारतीय विश्वविद्यालय संघ। तो AIU क्या है, यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी क्या है, यानी भारतीय विश्वविद्यालय संघ क्या है, उसकी स्थापना कब होती है और ये क्या काम करता है, जरा हम इसकी चर्चा करें। तो पहली चीज तो ये है क्या, पहली चीज तो जान ले, ए ऑर्गेनाइजेशन or association of major Indian यूनिवर्सिटीज, अर्थात भारत के जो प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, मुख्य विश्वविद्यालय हैं, उन मुख्य विश्वविद्यालयों का ये क्या है, संघ है या एक संगठन है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन ऑफ मेजर इंडियन यूनिवर्सिटीज, तो एक तरीके से ये भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, चाहे वो राज्य विश्वविद्यालय हो, चाहे वो मानद विश्वविद्यालय हो, तो जितने भी भारत में विश्वविद्यालय हैं प्रमुख रूप से, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो,
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हों, इन प्रमुख विश्वविद्यालयों का जो है वो एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। अब इस संस्था की जो स्थापना होती है वो कब होती है, यानी इसका अगर हम एस्टैब्लिशमेंट देखें तो एस्टैब्लिशमेंट होता है 1925 में। चूंकि 1924 में जो शिमला शिखर सम्मेलन आयोजित होता है शिक्षा का, तो 1924 में शिमला शिखर सम्मेलन में जो सैडलर कमीशन 1917 में बनता है, उसने एक सिफारिश की थी कि चूंकि भारत में तमाम जो है विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे उस कालखंड में, लेकिन सभी विश्वविद्यालयों का जो पाठ्यक्रम था, सभी विश्वविद्यालयों का जो सत्र था, वो बड़ा ही असमान होता था, अनियमित होता था। अर्थात जिसके कारण एक विश्वविद्यालय के विद्यार्थी को किसी दूसरे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने में तमाम तरह की जो जटिलताएं हैं वो सामना करना पड़ता था। चूंकि वहाँ किसी का सत्र कभी से चल रहा, कोई किसी, यानी एक रूपता का अभाव था। ना तो उनके शैक्षिक कार्यक्रमों में एक रूपता का अभाव था, ना उनके कोर्सेज में एक रूपता का अभाव था, ना उनके स्टैंडर्ड्स में एक रूपता का अभाव था, ना उनके एग्जामिनेशन में कोई एक सिमिलरिटी थी। तो भारत में तमाम विश्वविद्यालय थे और हर विश्वविद्यालय अपनी अपनी जो है अपनी अपनी ढपली, अपनी अपनी राग पर चल रहा था। इस कारण ही भारत में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षा का जो बेड़ा था वो गर्क होता जा रहा था, यानी उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन जो है बद से बदतर होती चली जा रही थी। उसी कड़ी में जो है जब 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग बना या सैडलर आयोग बना, तो उसने एक सिफारिश की कि भारत में ये जो विश्वविद्यालयों के बीच एक शैक्षिक असमानता है, एक जो एक गैप है, एक जो ब्रेक है, इस ब्रेक को फिल करने के लिए नेशनल लेवल पर इन सभी विश्वविद्यालयों का एक संगठन बनाया जाए और जो एक कॉमन जो है एक प्रोग्राम डेवलप करे, एक कॉमन कोर्सेज डिजाइन करें, ताकि ये सारे विश्वविद्यालय आपस में मिल करके एक जो है अपने संसाधन को शेयर करें, अपनी सूचनाएं एक दूसरे के साथ साझा करें, ताकि कोर्सेज, करिकुलम, स्टैंडर्ड्स, एग्जामिनेशन, सिलेबस, इन सभी के मध्य में जो एक यूनिफॉर्मिटी है, जो एक रूपता है, उसको लाया जा सके, ताकि किसी भी विद्यार्थी को एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानांतरण करने पर या दूसरे विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने पर किसी भी तरीके की जो जटिलताएं हैं, किसी भी तरीके की जो समस्या है, वो सॉल्व जो है वो फेस ना करनी पड़े। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जब जो है सैडलर कमीशन की सिफारिश पर 1934 में एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बनाने की बात चली, तो 1925 में यह संस्था बन करके आती है। और उस 1925 में यह संस्था वर्क कैसे करती है, एज इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। तो ये जो है अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड के रूप में ये संस्था काम करती थी। काम वही था जो विश्वविद्यालयों के बीच असमानता थी उसको समानता में बदलना, चाहे वो कोर्सेज के संदर्भ में हो, पाठ्यक्रम के संदर्भ में हो, सिलेबस के संदर्भ में हो, या उसके मानकों एवं मापदंडों के संदर्भ में। लेकिन इसका रिकमेंडेशन किसने किया, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अगर इसके गठन की सिफारिश के बारे में बात की जाए तो गठन की सिफारिश वही सैडलर कमीशन ने ही की थी। सैडलर कमीशन ने की थी। फिर लेकिन ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज कब बना, तो यानी इसका नामकरण कब चेंज हुआ, रिनेम्ड। इसका नाम कब बदला, 1973 में एज AIU। 1973 में इसी इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम बदल करके एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज कर दिया गया। तो ध्यान रखें कि इसकी जब स्थापना को लेकर के प्रश्न पूछा जाएगा तो हमें 1925 बताना है, लेकिन जब इसके नामकरण, इसके नाम परिवर्तित करने की और इसका भारतीय विश्वविद्यालय संघ इसका कब नाम पड़ा, तो इस संस्था का जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ नाम पड़ा वो नाम पड़ा 1973 में। और दूसरा, इस संस्था का जो स्थापना है, संस्था के गठन की जो सिफारिश किसने की, तो सिफारिश उसी ने की जिसने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश की थी, यानी सैडलर कमीशन 1917 ने की थी।
अब अगर हम इसके कार्यों के बारे में बात करें तो कार्यों के बारे में बात करने की जो है वो अप्रत्यक्ष चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो ये जो संस्था है यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इसका अगर कार्य देखा जाए तो वो है एक कॉमन जो प्रोग्राम है जो विश्वविद्यालय स्तर पर वो कॉमन प्रोग्राम डेवलप करना था। अर्थात अगर इसके प्रमुख कार्यों में देखें तो हम वन बाय वन अगर देखें तो कार्य था कि भारत के विभिन्न विश्वविद्यालय यानी इस संगठन से जितने भी विश्वविद्यालय जुड़े हुए हैं उन सभी विश्वविद्यालयों के कोर्सेज में समरूपता लाना, यानी इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन ऑफ कोर्सेज, इंटीग्रेशन ऑफ सिलेबस, इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स, इंटीग्रेशन ऑफ एग्जामिनेशन। तो इस संस्था से जितने भी जुड़े हुए विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों के कोर्सेज में एक रूपता लाना, उनके पाठचर्या और पाठ्यक्रम में एक रूपता समरूपता लाना, मानक एवं मापदंडों में समरूपता लाना, परीक्षा प्रणाली में समरूपता लाना, सत्र को एक समान रखना, कोर्सेज की अवधि एक समान रखना, आदि आदि चीज़ें जो है इस संस्था के कार्यों में आती हैं। और दूसरा, ये संस्था जो है वो मूल्यांकन भी करती है। जो एक कॉमन जो है वो प्रोग्राम बनता है इस संगठन के द्वारा कि सभी विश्वविद्यालय इस चीज़ को करेंगे, तो फिर ये उसकी निगरानी भी करता है। तो इसका काम जो है वो कॉमन एक एजेंडा डेवलप करना ही नहीं होता, बल्कि जब एजेंडा डेवलप हो जाता है और उसको फिर क्रियान्वित करना और फिर उसका इवैल्यूएशन करना कि कौन सा विश्वविद्यालय है जो संगठन के अनुरूप, संगठन की जो है वो विचारों के अनुरूप काम कर रहा है और कौन सा जो विश्वविद्यालय है वो संगठन की विचारधारा के विपरीत जाकर के काम कर रहा है। दूसरा, ये केवल भारतीय विश्वविद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में काम नहीं करता, बल्कि एक जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होता है इंडियन यूनिवर्सिटीज और फॉरेन यूनिवर्सिटीज के बीच, तो भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच एक रूपता, समरूपता, उनके कार्यक्रमों में, उनके कार्यप्रणालियों में समरूपता के बाद जो दूसरा इसका महत्वपूर्ण काम है वो भारतीय विश्वविद्यालयों और विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच जो है वो सांस्कृतिक आदान प्रदान से संबंधित तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित कराना, टू ऑर्गेनाइज कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज। चूंकि ये ऑर्गेनाइजेशन इंडियन यूनिवर्सिटीज का रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसलिए ये जो है फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ जो है समझौते करता, उनके साथ संवाद करता, उनके साथ तमाम तरह के जो है वो कल्चरल एक्सचेंज एक्टिविटीज जो है वो ऑर्गेनाइज्ड करता है इन इंडियन यूनिवर्सिटीज एज वेल एज फॉरेन यूनिवर्सिटीज। तो भारतीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को विदेशी विश्वविद्यालयों में ले जाकर के वहाँ पर तमाम तरह के सांस्कृतिक आदान प्रदान से संबंधित जो गतिविधियाँ आयोजित कराना और विदेशी विश्वविद्यालयों को भारतीय विश्वविद्यालयों में भी आमंत्रित करके तमाम तरह के सांस्कृतिक आदान प्रदान के संबंधित गतिविधियों का आयोजन कराना। तीसरा, जो विदेशी विश्वविद्यालयों से जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हुए विद्यार्थी हैं उनका जो क्रेडिट है, तो उनका जो क्रेडिट वैलिडेशन है, जो उनका रिकॉग्निशन है, तो रिकॉग्निशन एंड क्रेडिट इवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो तीसरा बिंदु है कि ये संस्था जो विदेशी विश्वविद्यालयों से ग्रहण कर जो प्राप्त शिक्षा है या जो विदेशी विश्वविद्यालयों की शिक्षा है उसको भारत में वैधता प्रदान करना। तो तीन प्रमुख कार्य हैं भारतीय विश्वविद्यालयों की कार्य प्रणालियों और उसके प्रशासनिक, उसके शैक्षिक, उसकी प्रबंधकीय जो स्ट्रक्चर है उसमें समरूपता लाना, भारतीय एवं विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच जो है कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित कराना और विदेशी विश्वविद्यालयों की शिक्षा को भारत में वैधता प्रदान करना या उसको रिकॉग्निशन करना, इसका प्रमुख कार्य है। तो गाइस, ये संस्था भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दो चीज़ें 1925 और 1973 ध्यान रखेगा, क्योंकि 1973 में ही संस्था का नाम एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज बना। तो गाइस, आज की क्लास में इतनी ही संस्थाओं के बारे में। अगली क्लास पर कुछ और भी महत्वपूर्ण संस्थाओं को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।